इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जहां पर हमें एक एसयूवी के अंदर एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूमी है। उसके साथ उसका हस्बैंड मैथ्यू भी है। न्यूमी देखती है कि उसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। वो बर्फ हटाने की, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ना ही इनकी फोन में सिग्नल है कि ये किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सके, और ना ही अब दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि इनकी कार बर्फ के नीचे दफन हो चुकी है। दरअसल एक रात पहले ये इस रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तभी बर्फीला तूफान शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। इन दोनों से गलती ये हो जाती है कि ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, और अब जब ये उठे तो उनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दफन है। इन्हें ये भी नहीं पता कि बाहर तूफान थम गया या अभी भी तूफान चल रहा है। साथ ही न्यूमी, जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। पर इन्हें पूरा यकीन है कि जल्दी रोड से कोई गुजरेगा जो इनकी गाड़ी को देख लेगा, जिससे इनकी जान बच जाएगी। पर इन्हें नहीं पता कि बाहर कोई रोड नहीं बचा। पूरी की पूरी रोड बर्फ से ढक चुकी है। साथ ही तूफान अभी चल रहा होता है। इनके पास खाने की सप्लाई भी होती है, जिसे ये छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये कम से कम खाएं और ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चला सकें। अब जब ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके पास सिर्फ 12 दिनों का खाना है और 2 पानी की बोतल्स हैं। हालांकि न्यूमी चाहती है कि ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाएं, पर मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि बाहर की कंडीशन कैसी है। अगर ये गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर चले भी जाएं और आगे कोई जाने का रास्ता नहीं बचा तो ठंड से इन दोनों की मौत हो सकती है। और मैथ्यू उस रिस्क को नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब इन दोनों को इसी तरह से गाड़ी के अंदर 3 दिन गुजर जाते हैं, पर इनके पास से कोई भी नहीं गुजरता। हालांकि इनके पास खाना, पानी और एक कैंडल भी होती है, जिसके सारे इनके 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। हालांकि न्यूमी मैथ्यू से इत्तेफाक नहीं रखती। वो गाड़ी में नहीं रुकना चाहती। वो गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना चाहती है, पर मैथ्यू की वजह से वो भी गाड़ी में है क्योंकि मैथ्यू से लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इन दोनों के बीच में इस बात पर कई बार आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, और अब मैथ्यू कम खाना खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। मैथ्यू आगे की सीट पर सो रहा होता है। न्यूमी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखती रहती है, और तभी वो पानी की बोतल से पानी पीकर उसे अच्छी तरह से बंद नहीं करती और आगे रख देती है। तभी मैथ्यू का हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे बहुत सारा पानी गिर जाता है। इस बात पर मैथ्यू को गुस्सा आता है क्योंकि पानी इनके लिए बहुत कीमती है, इसीलिए वो न्यूमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर कुछ ही देर बाद वो न्यूमी से माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है, वो उसे प्यार करता है और वो ये भी जानता है कि इस वक्त उसे केयर की जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब कुछ देर कार में इसी तरह से गुमसुम बैठने के बाद इन्हें अपनी कार के ऊपर छत पर किसी के पैरों की आवाज आती है, जिससे इनके दिल में उम्मीद जाग उठती है। ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और इनकी आवाज की वजह से वो कदमों की आवाज इनसे दूर जाना शुरू हो जाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं था बल्कि ये कोई जानवर था जो इनकी आवाज सुनकर यहाँ से भाग गया। इनके अंदर जो उम्मीद जागी थी वो टूट गई। मैथ्यू के पास जो कैंडल होती है वो उसे जलाकर साइड विंडो की बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है ताकि इनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। उसने ये भी सोच रखा था कि जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तो ये बर्फ को खा सकते हैं। अब जब वो साइड की बर्फ को पिघलाता है तो थोड़ी सी विंडो खुल भी जाती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पीछे न्यूमी को दिखाया जाता है जो अपनी मोबाइल से खेल रही होती है, और तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी बैटरी बाहर निकल जाती है। वो जल्द से अपने मोबाइल को उठाकर उसकी बैटरी को फिट करके मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन हो जाता है, पर अब साथ में कवरेज भी आ चुकी है, यानी कि वो किसी को भी फोन कर सकते हैं। वो अपने फादर को फोन करती है और कहती है कि हम बर्फ में कहीं फंस चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है, मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था। पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बैटरी अब पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है। अब 2 दिन और भी गुजर जाते हैं। न्यूमी मैथ्यू से कहती है कि तुम कुछ खाना खा लो, पर मैथ्यू कम से कम खाता है ताकि न्यूमी को ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सके। न्यूमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, पर मैथ्यू कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि तूफान चल रहा हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो और इस हालत में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। न्यूमी को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है, और अब कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। इन्हें इस गाड़ी में आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। न्यूमी की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह सकूं। इस बात से मैथ्यू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम निकलेंगे, और तभी इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी होती है। ये दोनों बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनकी आवाज नहीं सुन पाता और जल्दी यहाँ से निकल जाता है। इससे मैथ्यू का हौसला पूरी
पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर न्यूमी उसे संभालती है। अब कुछ दिन और भी गुजर जाते हैं। आज इन्हें पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका है। इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैथ्यू ने गाड़ी की विंडो को जो थोड़ा सा खोला था, वो वहाँ से बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेता है। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर नाओमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे वो अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी की सीट बेल्ट निकालकर वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी मैथ्यू उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा। असल में अब उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन दोनों को नहीं पता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। मैथ्यू नाओमी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और उसके बाद नाओमी अपने हस्बैंड की मदद से एक बच्चे को उस गाड़ी में जन्म देती है, जो कि एक बेबी गर्ल है। इस बच्ची का नाम ये ओलिविया रखते हैं, क्योंकि ओलिविया में लिव आता है और मैथ्यू को पूरा यकीन है कि सब के सब जिंदा जरूर बचेंगे। नाओमी ने गाड़ी के हेडरेस्ट से साइड के शीशे को तोड़ दिया होता है, जिससे अब गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। इन्हें आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अब बर्फ ही खाते हैं। साथ ही यहाँ पर ठंड बढ़ने की वजह से मैथ्यू अपने जैकेट को उतारकर अपनी बेटी को कवर कर देता है, ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन अब मैथ्यू की बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है। दरअसल उसे फीवर हो गया है और वो उसी फीवर के साथ सो जाता है। अगली सुबह जब नाओमी उठती है तो वो देखती है कि मैथ्यू अभी तक सो रहा है। वो मैथ्यू को उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता, क्योंकि मैथ्यू की अब मौत हो चुकी है। नाओमी मैथ्यू की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है। वो दर्द से करा रही होती है। उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास उसकी बेटी है, जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा, पर उसे जीने के लिए खाने की जरूरत है, जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो अपनी डायरी तक खा चुकी है। उसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन बीत चुके हैं। उसके पास उसके हस्बैंड की बॉडी भी होती है, जिसके कपड़े उसने उतार लिए हैं, ताकि इन्हें उन कपड़ों से गर्मी मिल सके। अब वो 24वें दिन जब पूरी तरह से बेहाल गाड़ी में लेटी हुई होती है, तभी हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर सूरज निकलता है। सूरज निकलने की वजह से बर्फ पिघलने लगती है और नाओमी जो गाड़ी के अंदर पूरी तरह से हताश है, उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद टपकती है। वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, इसीलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करती और जल्दी से बर्फ हटाती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को आखिरी अलविदा कह चुकी है, पर शायद उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। गाड़ी से बाहर आने के बाद कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो गाड़ी के अंदर वापस चली जाए या फिर यहाँ से आगे बढ़ जाए। उसे पता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसके अंदर चलने की ताकत भी नहीं होती, पर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है और एक माँ की ताकत से वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। पर पूरा दिन चलने के बाद भी उसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। उसे कुछ नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। तभी वो आसमान में एक प्लेन देखती है और जिस डायरेक्शन की तरफ प्लेन जा रहा होता है, वो उसी डायरेक्शन की तरफ चल देती है, जो रास्ता और भी मुश्किल होता है। पर यहाँ पर उसने सही फैसला लिया होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था। वो देखती है कि उसके सामने एक होटल है। इसके बाद वो होटल पहुंच जाती है। नाओमी को और उसकी बेटी ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और अलग अलग तरह की बहुत सारी वीकनेस होती है, जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उस तरह से इनकी जान बच जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना होता है कि नाओमी और उसकी बेटी की जो जिंदगी बची है, वो इग्लू इफेक्ट की वजह से बची है। मतलब कि जमीन के अंदर जब उनकी गाड़ी थी तो वहाँ पर हीट थी, इस वजह से उनकी जिंदगी बच गई। मतलब कि मैथ्यू का गाड़ी में रुकने का फैसला सही था। नाओमी ने 24 दिनों में गाड़ी के अंदर जो जो फील किया था, उसने उसके ऊपर एक किताब लिखी, जो उसने अपने हस्बैंड मैथ्यू को डेडिकेट की। और सन 2020 की सेंटीग्रेड मूवी इसी किताब पर बेस्ड है। मतलब कि ये नाओमी और मैथ्यू और उसकी बेटी ओलिविया की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।